जी, so what we were discussing was कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के तो सवाल जो एज फार एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या होंगे कि वो हाउ ऑफन, कितनी दफा किया, कितनी दफा नहीं किया, कितनों ने किया, कितनों ने नहीं किया, उसमें नंबर्स की बात होगी, उसमें फिगर्स की बात होगी, उसमें वो जो आपने अभी कहा था कि फ्रीक्वेंसीज हैं और परसेंटेजेस हैं और मीन्स की बात होगी, हाउ मच एंड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी डिड एंड हाउ मेनी डिड नॉट, how many were there, how many said yes and how many said no. लेकिन जब हम why की बात, why was it that few of them were said yes and why was that few of them said no? So and how was that the people belonging to one group or people coming from one background, they said they behaved in a different manner, and in what way, what were the different manners, what were the different ways in which they behave differently, what were certain, इस तरह के सवालों के जवाब जो है वो आपको क्वालिटेटिव, और ये जो जब वो डिफरेंट बिहेव करते हैं या उनकी परसेप्शंस या उनके एटीट्यूड्स या उनकी थॉट्स या उनकी जो थिंकिंग है ये जब डिफरेंट होती है, तो ये वही सारे सोशो डेमोग्राफिक जो भी हमने किया, क्या वो एज है, क्या वो रिलीजन है, क्या वो कल्चर है, क्या उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका कल्चर है, उनके मिथ्स, उनके टैबूज है, क्या स्टिग्मा को एसोसिएटेड है, क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इनमें से क्या कौन सी चीज है कि जो ऐसी हो सकती है कि जो वो लोग जो हमें लगता है कि एक जगह रहते हैं या एक जगह हाँ, जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हैं या जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट आ रहा है। क्या ये सारे बैकग्राउंड फैक्टर्स, क्या या ये सारे जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट है, तो इनकी वजह से वो बिहेव डिफरेंटली करें, उनकी परसेप्शंस, उनके एटीट्यूड, उनका नॉलेज, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बिहेव डिफरेंटली कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो अभी आपने शुरू में बताया कि बिहेवियर्स और परसेप्शंस, ये जब आप देखना चाहते हैं लोगों के कि उनकी जो उन्होंने ऐसे किसी भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर या किसी भी सिनेरियो के अंदर उन्होंने एक सर्टेन मैनर के अंदर या बिहेव क्यों इस तरीके से किया या ऐसा जवाब क्यों दिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्यों था या इस तरह का एटीट्यूड उनका क्यों था, तो जब ये चीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो तब आप इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के लिए उनके एक्शंस के, उनके इंटरैक्शंस के लिए आप क्वालिटेटिव उनके बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ एक्सप्लोर करते हैं उन इंडिविजुअल्स को, उन रिस्पोंडेंट्स को, उन ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है ना, कि वो लोग वहां पर जब रह रहे हैं और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो क्यों बिहेव कर रहे हैं, और उनकी लाइफ के अंदर सर्टेन थिंग्स की उनके जो भी टॉपिक है, जो भी आप जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जाहिर आप तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बात कर रहे हैं ना, तो जिस वर्ल्ड के अंदर वो रह रहे हैं वो उन चीजों को इस तरह अगर देखते हैं तो वो इनको क्यों देख रहे हैं, ये चीजें उनके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंस या इस तरह की मीनिंग क्यों रखती हैं, why is that they think of certain things the manner in the manner in the way they are thinking about that, like that। ठीक है, जो चीजें जिनको ये मीनिंग दे रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और ये जो सारी चीजें पढ़ी थी कि हमने कहा था कि हर चीज का एक सब्जेक्टिव मीनिंग होता है और एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है, और वो सारा मैं दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर, शुरू में आपको कहा कि आप अपने एसपीएच के नोट्स जो हैं आज अभी घर में सबसे पहले आफ्टर द लेक्चर आपने निकाल ले लें और उनको आपने क्विक जो है ना एक रिव्यू उनको करना है, क्योंकि ये सारा बेस्ड उसके ऊपर है। हमने ये सारी चीजें जो आप ये पढ़ेंगे ये आप देखेंगे कि बहुत सारी उसी की रिफ्लेक्शन है
जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा कि ये सारा आप देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कि इन दिस वर्ल्ड जिसके अंदर लोग डिफरेंटली बिहेव करें, तो वो लोग जो डिफरेंटली बिहेव करें एक ही चीज को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो ये जो लाइन आप पढ़ रहे थे, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इन विच वी लिव एंड व्हाई द थिंग्स आर द वे दे आर फॉर देम, फॉर पीपल। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि बड़ी वो एक ऐसी एग्जांपल थी कि शायद आपको याद आ जाए। हमने कहा था कि कार्ड्स के ऊपर जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेडिंग का किसी कार्ड हो 10 बजे का टाइम लिखा होता है, सो 10 बजे की का मतलब एक सब्जेक्टिव मीनिंग होता है और एक उसका एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग। ऑब्जेक्टिव मीनिंग 10 बजे का क्या है, 10 बजे 10 o'clock means 10 o'clock, that means you have to go there by 10 o'clock। बट सब्जेक्टिवली हम 10 o'clock का मीनिंग क्या लेते हैं कि we would go there by 11 o'clock or we would go there by 11:30, and where is that 11 o'clock coming from? That would be our own experience, या हमने कहाँ से वो that is the subjective ये हमने कहाँ से the world in which we are living, तो वो मीनिंग हमने वो 10 o'clock का मीनिंग वो निकाला because of our experience or because of the interaction with different people among which we roam and in which we हमारे जो acquaintances हैं या जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हम उनकी जी इट्स अ कॉमन इट्स अ प्रैक्टिस कि जब कॉल जाता है आजकल टाइम के ऊपर 10 बजे का मतलब तो 10 o'clock तो even the hosts are not there, so usually people go late। So आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? Did you get what I am trying to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मतलब ये है कि why do people behave the way they do, ये कहाँ से आता है मीनिंग उसका कि जो किसी भी ये एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि हर चीज का एक सब्जेक्टिव एक ही चीज को लेकर डिफरेंट पीपल डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहे हैं और ये डिफरेंटली बिहेव करना उनका ये कहाँ से आ रहा है। ये या तो उन्होंने खुद से कहीं से देखा है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, या वो अपने इर्द गिर्द किसी से मिलते हैं, उनके इंटरेक्शंस में, उनके जानने वालों में, उनके एक्वेंटेंसेस में कहीं से उन्होंने सुना, कहीं से उन्होंने देखा, कहीं से उन्होंने सीखा। सो ये चीज एक ही है लेकिन पीपल उसको रिस्पॉन्ड डिफरेंटली कर रहे हैं, बिहेव उसमें डिफरेंटली कर रहे हैं, रिएक्ट उसमें डिफरेंटली कर रहे हैं। तो ये मीनिंग आपको देखना है एज अ क्वालिटेटिव रिसर्चर कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बिहेव डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं, जवाब आपको डिफरेंटली क्यों दे रहे हैं, ये मीनिंग डिफरेंट क्यों है। सो अंडरलाइन कॉज आप उसकी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू डू द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सिंपल आपको एक एग्जांपल मैंने दी, ठीक है। ओके, ये अब आपके सामने फिर वही जो कुछ एग्जांपल्स के हाउ व्हाई इज इट दैट पीपल बिहेव डिफरेंटली, एक ही चीज पे डिफरेंटली क्यों बिहेव करें, ये 10 o'clock की एक एग्जांपल दी। और ओपिनियंस और एटीट्यूड्स 10 बजे, फॉर एग्जांपल 10 बजे के अराउंड 10 o'clock की जो एटीट्यूड्स हैं, परसेप्शंस हैं, ओपिनियंस हैं 10 o'clock की फॉर एग्जांपल अराउंड लोगों के डिफरेंट कैसे फॉर्म हो गए। अब आपसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी तो आप इसको सोच सकते हैं, इसके ऊपर आप खुद से इसके ऊपर रीजनिंग कर सकते हैं जो मैंने भी आपको कि कैसे 10 o'clock का तो मतलब 10 o'clock है, बिकॉज 10 o'clock इज वेरी सिंपल, 10 बजे का मतलब 10 बजे। बट व्हाई इज दैट 10 o'clock why does that 10 o'clock mean so differently for so many people? कुछ लोगों के लिए 10 बजे का मतलब 10 बजे, लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 बजे का मतलब 10 बजे, कुछ लोगों के लिए 10:10 है, 10:20 है, कुछ के लिए 11 है, 11:30 है। Then why is it like that? What are the certain background factors जिसकी वजह से एक ही चीज का मतलब लोगों के लिए डिफरेंट है? क्यों, what is the reason? ठीक है ना। ये और फिर और भी डिफरेंट क्वेश्चंस है, वो डिफरेंट सिनेरियोज पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कल्चर है और ये जो हमारे हर चीज की जो हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि हमने सिंबल्स पढ़े थे और हमने कलर्स पढ़े थे और हमने नंबर्स पढ़े थे और हमने इवेंट्स पढ़े थे, और उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की थी कि हमने रेड कलर को डिस्कस किया था और हमने कुछ नामों को डिस्कस किया था। वो अब आप आज जाके पढ़ेंगे ना, आई वुड लाइक यू टू गो एंड ओपन योर नोट्स, और खास तौर पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आपने पढ़ना है। और उसके अंदर जो एग्जांपल्स थी कि रेड कलर है और लूसीफर क्या है, हैव यू लॉस्ट वेट, इसका क्या मतलब था, और उसको आप मुझे फिर अप्लाई करके इसके ऊपर दिखाएंगे कि ये किस तरह
कल्चर का रोल और डिफरेंट एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीकों से जो हम एक ही बात को लोग लेकर मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से परसीव करने के बाद लोग जो उनके मीनिंग्स असाइन करते हैं डिफरेंट तरीके से और फिर उसके मीनिंग्स को असाइन करके लोग उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट बिहेव करते हैं। अगर आपको याद हो हैंड वेविंग की एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि अगर आप गुजर रहे हो कहीं से एंड देयर इज वन पर्सन हु इज गोइंग थोड़ी डिस्टेंस पे एंड ही और शी वेव्स हिज हैंड टुवर्ड्स यू, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। आपकी एक माइंडिंग होती है इन योर ब्रेन एंड देन आप अपने आप को उसकी जगह पर रखते हैं एंड देन यू बिहेव अकॉर्डिंगली कि मैं अगर इसकी जगह होता तो ये हैंड वेविंग का क्या मतलब होता। हैंड वेविंग इज वन जेस्चर और पीपल वुड बिहेव डिफरेंटली कि उसका मतलब आप क्या लेते हैं। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि ये बिल्कुल उसी की एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ बात करी। सो आई वुड लाइक यू पीपल टू गो और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की जो थेरीज हैं उनको आप जाके देखेंगे और उसके ऊपर आपने और ये ऑफ कोर्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है, सोशल ग्रुप्स में कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं बाय द वे, कोई बता सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप्स क्या है? मैम पीपल विद डिफरेंट ओपिनियंस, जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप्स अलग हो जाएंगे और पीपल विद डिफरेंट बिलीव्स और इस तरह से उनके अलग अलग ग्रुप्स। ठीक है, शाबाश। और इसके अलावा डिफरेंट बिलीव्स के साथ एक आपने किया कि सोशल ग्रुप से और मैम डिफरेंट कल्चर भी एक सोशल ग्रुप बन जाते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स, एज ग्रुप्स और सॉरी मैम सिविल सोसाइटी, मिडिल क्लास, लो क्लास, शाबाश। सोशल इकोनॉमिक सोशल जो क्लास डिफरेंस के बेस के ऊपर वो भी तो सोशल ग्रुप। ठीक है, मेल फीमेल जो है जेंडर बेस के ऊपर वो भी सोशल ग्रुप्स है। ठीक है, फिर आप एज के ऊपर भी तो सोशल ग्रुप्स बना सकते हैं, यंग है, मिडिल एज है, एल्डरली है, ये भी सोशल ग्रुप्स है। अपर इनकम ये जो ग्रुप है, मिडिल एज है, लो इनकम है, ये भी सोशल ग्रुप्स है। और डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करें तो वो भी सोशल ग्रुप्स है। ये सारे सोशल ग्रुप्स हैं। तो देखिए एक ही चीज को लेकर अगर ये लोग डिफरेंटली सोचते हैं तो ये जो डिफरेंस है ये भी तो एक रीजन हो सकता है कि एक ही चीज को लेके ये लोग डिफरेंटली सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक सॉलिड एक डिफरेंस है इन देयर बैकग्राउंड के मेल और फीमेल। ऑफ कोर्स देयर इज अ, देखिए हमने कितनी एसबीएच के अंदर एग्जांपल्स डिफरेंस हमने डिस्कस किए थे कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट अ बेबी गर्ल इज बोर्न और अ बेबी बॉय इज बोर्न, तो कितना डिफरेंस होता है इन देयर ब्रॉट अप, इन देयर हर तरह की जो प्रैक्टिसेस होती है हमारे किसी भी सोसाइटी में, हम खासतौर पे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम कल्चर की बात करें और किस तरह वो इफेक्ट करती हैं लेटर और उनकी लाइफ के अंदर, तो उनके ऑफ कोर्स अपब्रिंगिंग एंड देन उनकी थॉट्स और उनकी जो परसेप्शंस हैं और उनका जो नॉलेज है एंड उनके आइडियाज टुवर्ड्स लाइफ लेटर ऑन, वो जाहिर बात है अल्टीमेटली उन चीजों को अफेक्ट करता है। इसी तरह अगर आप हाई इनकम को, मिडिल इनकम को, लो इनकम को देखें तो वो भी जो क्लास डिफरेंस है वो भी चीजों की तरफ जो लोगों का एटीट्यूड होगा उसको अफेक्ट करेगा। एक one person who's belonging to a high income group and belonging to middle income or a low income group, they wouldn't be responding in a same manner towards a question, for example how life is, या उनको लाइफ के ऊपर, लाइफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर अगर आप कोई उनसे क्वेश्चन करते हैं या इन जनरल अगर आप कोई भी उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो you wouldn't be getting a similar answer from 3 different socio-economic groups. मेल फीमेल से आप बिल्कुल सिमिलर आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एज डिफरेंस जो है वो उनसे आप फिर इसी तरह एथनिक जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और जो मेजॉरिटीज हैं उनसे आप सेम रिस्पॉन्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो दीज आर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के जिनमें आपको यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, यू विल सी कि दिस वुड बी द रीजन के दे वुड बी, तो इसको आप एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्यों, व्हाट आर अदर्स, ये तो एक बज़ाहिर तो एक डिफरेंस है ये, लेकिन अदर देन कि ये जो डिफरेंस है उनका कि ये रिलीजन में डिफरेंट है या कल्चर में डिफरेंट है या क्लास डिफरेंस है या जेंडर बेस है, तो
इस जेंडर के डिफरेंट होने की वजह से क्या वो प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो मिथ्स हैं, क्या वो टैबूज हैं, क्या वो स्टिग्मास हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस की तरफ, उसको आपको एक्सप्लोर करना है. दैट इज हाउ यू डू द क्वालिटेटिव रिसर्च, कि क्या वो फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये 2 डिफरेंट जेंडर्स या 3 जेंडर्स फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स भी हैं, तो वो क्या चीजें हैं ऐसी जिसकी वजह से ये लोग डिफरेंट जवाब दे रहे हैं, है ना. दैट इज हाउ यू डू योर क्वालिटेटिव रिसर्च. अच्छा जी, यहाँ तक सबको बात समझ आई? कोई चीज ऐसी तो नहीं कि जो बहुत मुश्किल लगी हो, या चाहे कि मैं इसको रिपीट करूं, या किसी ने कोई चीज ऐड करनी हो, या कोई चीज मुश्किल या नहीं समझ आई तो? मैम जी मैम, जो सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स होते हैं हम उनको ले सकते हैं? किस चीज के लिए बेटे? मैम इसी जो रिसर्च होती है, आपने भी बताया कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट माइनॉरिटीज होती हैं, जी, तो हम उसको शामिल करेंगे? सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स होते हैं जो. हाँ जी बेटे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप मिसाल दें, कौन सी ग्रुप को आप लेना चाहेंगी, क्या कौन सा ग्रुप आप? जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं. हाँ जी, मैंने आपके सामने नाम लिया अभी बेटे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे. वो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, क्यों नहीं लेंगे आप उनका, बिल्कुल नाम लेंगे. आप ट्रांसजेंडर्स का भी नाम लेंगे, आप मेंटली चैलेंज्ड लोगों का नाम लेंगे, आप फिजिकल डिसेबिलिटीज वालों का नाम भी लेंगे, आप HIV एड्स और आप जो हैं लोग उनका नाम लेंगे, जो आपके हमारे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं उनका नाम लेंगे, आप कोई डिसेबिलिटी के साथ हैं उनका नाम लेंगे, आप सबका नाम लेंगे. आप जो इवन जो बैगर्स हैं उनका नाम लेंगे, बिलोंगिंग टू अ वेरी लो इनकम ग्रुप है उनका नाम लेंगे, आप सबका नाम लेंगे. जो बेशक वो आइसोलेटेड है, एक्सक्लूडेड है, मार्जिनलाइज्ड है, बट दे आर वेरी मच देयर एंड दे आर पार्ट ऑफ योर सोसाइटी. सो आप बिल्कुल उनको लेंगे और इनको इंक्लूड करेंगे, एंड यू कैन डू योर रिसर्च ऑन दीज पीपल एज वेल एज व्हाई नॉट, प्रोवाइडेड दैट यू कैन एक्सेस द कम्युनिटी. आप जा सके, आपको इजाजत मिल सके, और आपको ये वाला जो ग्रुप है ये आपको डेटा दे, आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो व्हाई नॉट कि आप इनसे डेटा कलेक्ट करें. आपको बिल्कुल इजाजत है, और ये हमारी सोसाइटी का हमारे उसका हिस्सा है, तो हम बिल्कुल हम इनको इंक्लूड करेंगे. ठीक हो गया जी. सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड अब आपके सामने आपको नजर आ रही है, और ये जहां तक मेरा ख्याल है कि ये वो स्लाइड है कि इसी के ऊपर आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा. मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक जो डिफरेंस है आपके साथ डिस्कस करूंगी, और काफी लंबा ये काफी देखने में सिर्फ एक स्लाइड है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट. अच्छा, एक और चीज जो अगर मैं कोई चीज यहाँ कहूंगी ना बेटे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में ये रखना बेटे कि जैसे हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में छोटे थे, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़े से बड़े हुए, अब माशाल्लाह आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए. अब जहन में ये नहीं रखना कि मैम इम्पोर्टेंट क्या है और क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है. एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न, आपके लिए सारी चीज इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में भी. इसकी आपको लॉजिकल रीजनिंग बताऊं वो क्या है, वो ये है कि रिसर्च बेटे क्या होती है कि आपने ना, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो आप एक फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, उसके ऊपर आप दूसरी ब्रिक रखते हैं, उसके ऊपर आप तीसरी ब्रिक रखते हैं, और उसके ऊपर आप फिर पूरी एक जो है ना आपकी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है. तो अगर आप बीच में से एक ब्रिक कोई भी निकाल दे तो आपकी बिल्डिंग, प्रॉपर बिल्डिंग जो है वो बन नहीं सकती. इसी तरह रिसर्च के अंदर उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. अगर आप उसके अंदर से कोई स्टेप एक निकाल देंगे ना, तो आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती. तो हर लेक्चर जो है वो बिल्ड अपॉन कर रहा है दूसरे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर. तो आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूँ या मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये कम इम्पोर्टेंट है या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये आपने जहन में नहीं रखना. हर चीज, अगर आपने रिसर्च को पढ़ना है, रिसर्च को सीखना है, और इंशाल्लाह आपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर रिसर्च को अप्लाई करना, चाहे आपकी मर्जी है फिर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं या आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, दैट इज अप टू यू. आप जो मर्जी रिसर्च करें, ये रिसर्च करें या क्वांटिटेटिव रिसर्च करें, हमारा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है, लेकिन सीखने का यही टाइम. तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं ये पढ़ लेता हूँ, बीच में से कुछ चीजें छोड़ दूंगा, तो फिर आप
देखिए यू पीपल विल बी एट लॉस, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। सो ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हर चीज को इक्वल वेटेज के साथ, और तरीका यही है कि शुरू से पढ़ें, साथ साथ इसको पढ़ें, ताकि आपके लिए आखिर में जाके चीजें पाइल अप ना हो। एंड वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू, टू हेल्प यू। आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि आप 2 दफा 3 दफा 4 दफा पूछें, तो मुझे कोई ना मैं मुझे गुस्सा आता है और ना मैं इस चीज से को टेंस होती हूँ कि स्टूडेंट बार बार पूछे। आपको पता है मेरा, मैं आपके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया है, मुझे कोई इस चीज में वो नहीं है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप 4 दफा भी पूछेंगे, और ना मैं ये सोचूंगी कि ये बार बार पूछ रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा। आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट, ठीक है ना। आप मुझसे 4 दफा भी पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप पढ़ें और समझ के पढ़ें, और दैट इज माई रिक्वायरमेंट कि आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों रिसर्च, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव, तो इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें और इस पर ज्यादा टाइम लगाएं, ठीक है जी। सो ये जो स्लाइड है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिकली फाउंडेशन है आज के जो आपको समझाने के लिए कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। आपको बेसिक तो पता है, जो पहले शुरू में ही आप लोगों ने 3-4 आंसर्स किए, उससे मुझे बहुत आई फेल्ट रियली वेरी हैप्पी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, और थोड़ा सा क्वालिटेटिव का भी आपको आइडिया था कि क्वालिटेटिव क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्या है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो आपको नजर आ रहा है। अब नजर आने का क्या मतलब है? अभी हमने बात की कि मैंने आपसे एक सवाल किया कि जी आप लोगों में से 2 बजे का टाइम कितने लोगों को सूट करता है, और 34-35 लोगों में से 20 ने कहा जी हमें जी 2 बजे का टाइम सूट करता है, 10 ने कहा जी हमें जी 3 बजे का टाइम सूट करता है, 5-6 ने कहा हमें तो सुबह का टाइम सूट। सो दैट द आंसर और द रिजल्ट इज ऑब्जेक्टिव, आई कैन सी दैट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो कि आपको नजर आता है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कि आपको नंबर्स में, फिगर्स में वेरी क्लियर आपको नजर आ रहा है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव वो है कि जो आपको नजर आ जाए वेरी क्लियरली, दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्योंकि देखिए आपने बायोस्टैट्स पढ़ी है, आपने अप्लाइड एपी बायो पढ़ी है, आप नंबर्स में, फिगर्स में, इंटरप्रिटेशंस के अंदर, पी वैल्यूज के अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं कि किस तरह आप जो है पी वैल्यू निकालते थे और आप उसको कह देते थे कि जी ये लेस देन 0.05 है या मोर देन 0, और उसके बेसिस के ऊपर आप उसको कहते थे कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो प्योरली ऑब्जेक्टिव आपका रिजल्ट आ जाता था और उसको आप कंपेयर करके फाइनली इंटरप्रेट कर देते थे। एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न्ड, दैट इज सब्जेक्टिव। किस तरह सब्जेक्टिव है कि देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब एक और ये भी है कि देखिए आपने एक चीज हाँ है या एक चीज ना है, यानी कि जब आपसे 35 लोगों से पूछा कि 2 बजे का टाइम कितने लोगों को सूट करता है, तो स्ट्रेट अवे 20 लोगों ने कहा कि हमें सूट करता है, 10 लोगों ने कहा हमें सूट नहीं करता। ये अब ग्रे जोन कोई भी नहीं है, ये कोई नहीं कह रहे हाँ जी करता भी है, हाँ जी नहीं भी करता, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपसे कहा गया सीधा देखें, सिंपल बताएं कितनों को सूट करता है, कितनों को सूट नहीं करता, और लोगों ने सिंपल जवाब दिया। सो यस था या नो था, एग्रीड था या नॉट एग्रीड था, सिंपल बात हुई, ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर, हाँ आपके सामने रिजल्ट आ गया। एज कंपेयर टू दैट क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव काइंड ऑफ रिसर्च। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि आप मैंने अभी आपसे जैसे बात की कि अभी मैं जब आपसे यही सवाल किया कि 2 बजे का टाइम कितने लोगों को सूट करता है, तो 20 लोगों ने कहा जी हमें सूट करता है, हम तो 2 बजे बिल्कुल ठीक है। 10 लोगों ने कहा कि जी हमें सूट नहीं करता, और 5-6 लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जी हमें तो सुबह का टाइम सूट करता है, 2 बजे तो बहुत लेट हो जाता है, बाद में तो जी टाइम मतलब 2 बजे कुछ लोगों ने कहा, 5-6 लोगों ने कहा कि हमें तो जी सुबह का टाइम सूट करता है। अब ये एक ही सवाल है और आपका माशाल्लाह 3rd सेमेस्टर है, मॉर्निंग और इवनिंग का। मोर और लेस मेरे परसेप्शन ये है कि कमिंग फ्रॉम मोर और लेस द सिमिलर बैकग्राउंड के 3rd सेमेस्टर है हमारे अलशिफा के बच्चे,
और सिमिलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सारे 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं जो अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे के आ रहे हैं। और इनसे मैंने पूछा तो सर अब इनकी एक ही सवाल के मुतालिक सब्जेक्टिव आंसर्स आ रहे हैं, 20 कहते हैं हाँ, 10 कहते हैं ना, और 5-6 कहते हैं कि इससे पहले का भी ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इस ऑब्जेक्टिव डेटा से एक स्टेप आगे जाके मैं 20 लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग क्यों कहते हैं कि हाँ जी 2 बजे का टाइम हमें तो सूट करता है। अब उनकी जो ओपिनियंस है और उनकी जो फीलिंग्स है और उनकी जो परसेप्शंस है और उनके जो एटीट्यूड्स हैं, आपको क्यों लगता है, अब ये जो सवाल मैं उनसे पूछूंगी आपके, देखें जी 2 बजे का टाइम आपका क्या, अच्छा लेट्स जस्ट आस्क यू पीपल, क्या सवाल पूछ सकते हैं अगर आप में से 20 लोगों ने ये कहा है कि हमें 2 बजे का टाइम सूट करता है, हम क्या क्या पूछ सकते हैं उनसे कि जी इससे आगे हम क्या पूछ सकते हैं कि 2 बजे का टाइम सूट करता है जिन लोगों ने, हम उनसे क्या पूछ सकते हैं इससे आगे। कोई आप लोगों की अगर मैं आपसे पूछूं कोई एनी मेंटल एक्सरसाइज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या कहेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे इससे आगे? we can ask them are they working or they're not working. मैम इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि शायद जो वर्किंग लॉट है, जो नहीं वर्किंग शायद दे वांट टू बी एट 2 o'clock टाइम, और जो वर्किंग है दे वांट डिफरेंट ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। मैम हम रीजन पूछ सकते हैं, क्या रीजन है कि क्या रीजन, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या पूछेंगे, रीजन क्या पूछेंगे? वर्किंग नॉन वर्किंग, बहुत अच्छा, एक सॉलिड एक सवाल पूछा। yes, अच्छा ठीक है, और एनीथिंग एल्स? मैम स्लीप साइकिल भी आ सकता है इसमें। शाबाश, एक्सेलेंट, वेरी गुड। और मैम जेंडर वाइज भी आ सकते हैं, मदर्स वर्किंग, मतलब हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तीनों सवाल थे, बहुत अच्छे। तो देखिए अब आप ये देखें ना कि आपने कि जी स्लीप पे पैटर्न पूछ लें, वर्किंग नॉन वर्किंग है, जेंडर के ऊपर आपने पूछ लिया, सिंपल एक उसके ऊपर कि जी 2 बजे का टाइम क्यों नहीं सूट कर रहा। फिर जो सुबह वाले उनसे भी आप ये पूछे जी आप क्यों कहते हैं कि सुबह हो जाए, हमने बाद में कोई और काम करना होता है, हम बाद में कोई जॉब करते हैं, हमारा स्लीप पैटर्न बाद में, या हमने बाद में वी वर्क समवेयर एल्स उस टाइम के अंदर, या हमें कोई और कमिटमेंट होती है उस टाइम के अंदर। ये जो अब आप देखें कि सवाल एक ही है और उसके अंदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या सब्जेक्टिव जो उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट वो वेरी कर। क्वेश्चन एक ही था, ठीक है, उधर ऑब्जेक्टिव में 20 लोगों ने हाँ कहा था, 10 लोगों ने ना कहा था और 5-6 लोगों ने कहा था कि पहले का टाइम सूट करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि वो जिन्होंने हाँ भी कहा है ना, 20 लोगों ने कहा है ना कि हमें हाँ 20 लोगों ने कहा कि हमें 2 बजे का टाइम सूट करता है, तो बहुत चांसेस है कि वो 20 लोगों के भी रीजंस हाँ करने के एक जैसे ना हो। 20 लोगों ने जो कहा है ना कि हाँ जी हमें 2 बजे का टाइम सूट करता है, कुछ कहेंगे हाँ जी हमें 2 बजे का टाइम इसलिए सूट करता है कि हमारा स्लीप पैटर्न ऐसा है, कुछ कहेंगे हमें 2 बजे का टाइम सूट इसलिए करता है कि जी हम जॉब से वापस आ गए होते हैं उस वक्त तक, कुछ कहेंगे कि हर, यानी कहने का मकसद ये है कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है, नो टू पीपल आर अलाइक। सिंपल जो समझने की बात है, इसका मतलब ये है कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे से मिलता नहीं, ठीक है ना। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च की, जो मैंने आपको अभी कहा ना कि आपने कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में कंपेयर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। वी नेवर कंपेयर वन इंडिविजुअल विद द अदर इंडिविजुअल, बिकॉज आवर पर्पस इज नेवर टू कंपेयर पीपल विद ईच अदर, क्योंकि हर बंदे की परसेप्शन, हर एक बंदे की जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। इवन आप देखें कि एक इंडिविजुअल को अगर आप सुबह एक्सप्लोर करें कोई भी टॉपिक से रिलेटेड और उसी इंडिविजुअल को आप शाम को एक्सप्लोर करें कि उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका भी जो एटीट्यूड होगा, उसकी भी जो परसेप्शंस होंगी, उसकी थॉट्स होंगी, उसके ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन जो माइंडसेट है, ह्यूमन साइकी, आपका जो मूड वेरिएशन है टाइम के साथ, जो टाइम ऑफ द डे है उसके साथ, वो वेरी करता है, इजंट इट? ऐसा होता है कि नहीं होता? यस मैम। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की तरह हो सकता है? ऐसा कहते हैं ना कि इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट अलाइक। तो आप हमेशा
ये ज़हन में रखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कभी भी हम ये नहीं कहते कि आवर पर्पस इज टू कंपेयर पीपल विद ईच अदर। हम कंपेयर का लफ्ज कभी भी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव आइडियाज, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। इवन एक इंडिविजुअल की परसेप्शन, एटीट्यूड या पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन सुबह में या दोपहर में या शाम में सेम नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। ठीक हो गया? ओके, देन द सेकंड डिफरेंस इज कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो रिडक्शनिस्टिक है। रिडक्शनिस्टिक का क्या मतलब है कि आप देखिए कि जब आपने बायोस्टैट्स पढ़ी है और आपने अप्लाइड एपीबायो पढ़ी है, तो उसके अंदर आपने बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स देखे थे और उसके अंदर आपने डेटा एंटर किया एसपीएसएस के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब आपने पढ़ा तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 200 का डेटा है और उसमें 300 का डेटा है फॉर एग्जांपल, या वो आपको एसपीएसएस का ही अपने डेटा सेट्स देखे आपने, और आखिर में जब आपने उनको कंपेयर, वो जब आपने उसको डिफरेंट टेस्ट के थ्रू उसको उसमें से टेस्ट लगाए उसके, तो अल्टीमेटली वो एक टेबल की फॉर्म में, और उसमें से जब आप उसको करते हैं तो आखिर में वो एक छोटा सा टेबल जिसके अंदर आपको काई स्क्वायर की है फॉर एग्जांपल, या टी की वैल्यू है, या वो एक छोटा सा टेबल और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू और पी वैल्यू, और वो आपको देके वो उसको रिड्यूस कर देता है, पूरा इतने बड़े डेटा सेट को वो रिड्यूस कर देता है। या फॉर एग्जांपल कहाँ से शुरू करते हैं आप? एक बड़े से क्वेश्चनएयर से शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर रिसर्च करने जाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चनएयर होता है जिसमें 30, 40, 50, 60 सवाल होते हैं। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ठीक है, तो जब वो आप क्वेश्चंस को एंटर करते हैं एसपीएसएस के अंदर, तो फिर अल्टीमेटली आप क्या करते हैं कि उस सारे डेटा को, उन सारे क्वेश्चंस को एंटर करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, और उसके अंदर अल्टीमेटली फिर उनको अकॉर्डिंगली कि वो क्वेश्चंस आपके कैसे हैं उनको रिड्यूस करके, फिर वो अगर कंटिन्यूस के अंदर है या वो कैटेगोरिकल के अंदर है या वो जिस तरह, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, और आखिर में वो क्या कि वो टेबल की फॉर्म में आप उसको अप्लाई करके, और फिर वही जो इंटरप्रेट करके आप, जैसे आपकी सर्वाइवल मैनुअल के अंदर है 4-5 लाइनों के अंदर इंटरप्रेट करके उसको आप उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इतने बड़े डेटा को जो आपने इंटरव्यूज किए होते हैं, और फिर वो उसको इंटरव्यू आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपने एसपीएसएस के अंदर डाल के और उसके ऊपर टेस्ट लगा के आपने उसको रिड्यूस कर दिया अपने डेटा, यानी इतने ज्यादा डेटा को आपने अल्टीमेटली टेस्ट लगा के 4-5 लाइनों के अंदर उस पूरे उसकी आपने इंटरप्रिटेशन बना के पूरे डेटा को कंसाइज करके आपने एक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। एज कंपेयर टू दैट क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके अंदर आप, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं इंटरव्यू अपने क्वेश्चनएयर के अंदर, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी इंटरव्यू गाइड होती है। उधर क्वेश्चनएयर होता है, इधर इंटरव्यू गाइड होती है। ठीक है, इंटरव्यू गाइड के अंदर आपके 10-11 सवालों से ज्यादा सवाल नहीं होते, उधर आपके 30, 40, 50 सवाल भी हो सकते हैं, इधर आपके 10-11 सवालों से ज्यादा सवाल नहीं होते। ठीक है, 10-11 सवाल होते जिसके अंदर जब आप क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं, वो खैर हम आगे चलेंगे जब इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होते हैं, और जब आप उनसे अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं तो फिर क्वेश्चंस के अंदर से मजीद क्वेश्चंस निकले शुरू होते हैं। और लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि आप उससे पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि अच्छा फिर आपका फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जैसे किसी फैमिली को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ कि उनके एटीट्यूड्स या उनकी परसेप्शंस फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन उनसे करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो मैंने उसको ये पूछा कि अच्छा फिर आपका क्या ख्याल है कि मेरे सवाल लिखा हुआ इंटरव्यू गाइड के अंदर कि आपका क्या ख्याल है कि जो फॉर एग्जांपल कि खानदानी मंसूबाबंदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये एक सवाल मैंने उससे किया जो कि मैंने इंटरव्यू गाइड में लिखा हुआ। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद इस सवाल को होलिस्टिक का क्या मतलब है कि अब मैं इसको फैलाऊंगी, अब मैं इस सवाल को मजीद एक्सपैंड करूंगी। उधर मैंने क्वांटिटेटिव के अंदर बहुत ज्यादा डेटा को रिड्यूस करके कम कर लिया, इधर मैंने 10-11 सवालों को मजीद एक्सपैंड करना। अच्छा, पहले पूछो कि आपका खानदानी मंसूबाबंदी के बारे में क्या ख्याल है,
अब वो सवाल अब का जवाब देना शुरू करेगी मेरी रिस्पोंडेंट। हाँ जी, देखे ना जी, ये तो अल्लाह की, अब लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। तो देखिए अल्लाह की मर्जी होती है, और मेरे इनकी जो सास है वो चाहती हैं कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो वो चाहती हैं कि बेटा, अच्छा, यहीं से आपने अगला सवाल पकड़ा। अच्छा, आपकी सास इस बारे में क्या कहती? हाँ जी तो सास एंड ऑलवेज ट्राई कि नॉन लीडिंग क्वेश्चन, या आपने नहीं कहना, अच्छा आपकी सास को इस चीज के बारे में, आपकी सास इस बारे में इंटरफेयर करती है। You have to be very careful in using the words कि don't lead your respondent towards anything, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसको उसके अपने दिमाग से सोचने देना, उसको खुद से बोलने देना। अच्छा, फिर आपकी सास का इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, वो ये कहती हैं। फिर अगर उसने बीच में बात की और हस्बैंड का कहीं जिक्र, अच्छा हस्बैंड का इसके बारे में क्या ओपिनियन? हाँ जी, वो तो इस तरह है, तो वो अपने दोस्तों से मिलते। अच्छा, दोस्तों के बारे में क्या, वो दोस्तों का क्या इसके अंदर था? जी, टीवी में भी देखते हैं, और वो ये, अच्छा आप टीवी देखती हैं, आपका क्या ख्याल है, टीवी वगैरह का इसमें कोई रोल होता है? हाँ जी, वो मौलाना साहब है वो। अच्छा, आपने पढ़ा है आप यू गेटिंग माय पॉइंट कि जो बात वो, कोई ऐसा हिंट जो आपके रिस्पोंडेंट के मुंह से निकलता है, आप उसको अपना एक अगला सब क्वेश्चन बना लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ये बात सबको समझ आई? यस मैम। क्वेश्चन एक था, आपने डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पोज किया अपने रिस्पोंडेंट को कि आपका क्या ख्याल है, एंड देन व्हेन शी मेंशंस अदर पीपल, वो आपका सब क्वेश्चन वो बनेगा। सो एक फैमिली प्लानिंग का एटीट्यूड या परसेप्शंस को लेके आपने उसकी पूरी फैमिली, यानी हस्बैंड भी आ गया उसमें, उसकी मदर इन लॉ भी आ गई, रिलीजियस पीपल भी आ गए, कल्चर। आपने याद रखना है कि आपने जो सोशो इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ा था एसबीएच के अंदर, जब आप अपनी इंटरव्यू गाइड बनाते हैं, तो आपने उस सोशल इकोलॉजिकल मॉडल को जरूर जहन में रखना है कि जब इंटरव्यू गाइड के अंदर जब सवाल पूछते हैं, तो अपने रिस्पोंडेंट्स के वो सारे लेवल्स आपने जरूर एक्सप्लोर करने होते हैं। उन सब लेवल्स को आपने जरूर पूछना होता है। इंडिविजुअल लेवल है, फैमिली लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, और गवर्नमेंट लेवल। ये अब आप, इसलिए आपको कह रही हूँ कि आज आपने अपने एसबीएच के नोट जरूर निकाल लें, क्योंकि आप देख लें कि 3-4 चीजें मैं आपकी एसबीएच में से आपको मेंशन किया। आज आप नोट्स निकाल लीजिएगा, उनको जरूर देखिएगा, ठीक है? सो यू गॉट माय पॉइंट कि किस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे रिडक्शनिस्टिक है, कि बहुत सारे बड़े बिग डेटा सेट को आप रिड्यूस करके स्मॉल, उसमें 4-5 लाइनों की इंटरप्रिटेशन में ले आते हैं, और किस तरह 10-11 सवालों को आप एक्सपैंड करके उसका कल्चर, उसका रिलीजन, उसके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उसकी फैमिली है, कम्युनिटी है, और गवर्नमेंट का क्या रोल, फिर आप हर चीज उससे पूछे। आप एक होलिस्टिक पिक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो है ना, आप उससे इंटरव्यू कर, आप एक्सपैंड कर लेते हैं इंटरव्यू, ये एज कम्पेयर टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें आप रिड्यूस कर रहे हैं डेटा, ठीक है? अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक का क्या मतलब है कि बेसिकली यहाँ साइंटिफिक ये नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक का मतलब यहाँ पर है कि बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है। यहाँ पर आपको फिगर्स और नंबर्स, और यहाँ पर आपको ये स्टेटिस्टिकल टेस्ट नजर आते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कोई फिनोमेना है, जाहिर ये अब आपको, ये इंशाल्लाह जब हम अपने स्टडी डिजाइन्स के ऊपर जाएंगे, तो फिर ही मैं आपको बताऊंगी कि फिनोमेनोलॉजिकल का क्या मतलब है, कि जो भी जिस भी सिनेरियो के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। और यहाँ ये सिर्फ चीज याद रखें कि ये जो साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल है, और डिस्क्रिप्टिव और फिनोमेनोलॉजिकल है, इस दोनों को साथ रखें कि यहाँ पर आपको दोनों को, यहाँ पर आपको फिगर्स और नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स नजर आती हैं, और यहाँ पर आपको सारा, यहाँ पर आपको जो है ना वो टेक्स्ट नजर आता है, डिस्क्रिप्शन नजर आती है, रिटन मटेरियल ज्यादा आपको नजर आ रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, वो आप देखें कि आपने देखा होगा कि 300-400 का डेटा, इससे ज्यादा का भी लोग डेटा लेकर तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, सैंपल साइज लोगों का यार ये
तो सिर्फ इन्हों का कर देना अपने किचन सारा कुछ कर ले। माइक तो बंद कर ले भाई। स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर, ना ही चलो। नहीं तो अभी वो तुम्हें कहेंगे कि तुम एक भी बंद, बाद में पूछूंगी। मुझे सख्त नींद आ रही है यार। इस मंथ में सेव नहीं करती। I shouldn't say that. मैं तो मैं सही करा ही नहीं ना अपना कुछ ख्याल ना आ रही है इसमें बैठ फील नहीं हो रहा मैं तैयार हो रहा मेरे से बैठ क्या फील होना है? मना किया मैंने, जब मांगे मैंने दिए ना, ये लो ये लो ये लो ये लो। फिर किस बात पे तुम्हें कौन लगा बात? जी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके सो ये मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल और
साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल और फिनोमेनोलॉजिकल और डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल इस तरह है कि इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स और नंबर्स नजर आएंगे, और जो एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न इसमें आपको डिस्क्रिप्शन ज्यादा और टेक्स्ट, इसमें आपको रिटन मटेरियल ज्यादा नजर आएगा। एज फार एज फेनोमेनोलॉजिकल वर्ड इज कंसर्न, ये अभी आप छोड़ दें, इसके ऊपर हम जो है ना जब हम अपनी स्टडी डिजाइन के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जाहिर बात है आप कोई भी रिसर्च जो है किसी ना किसी सिनेरियो के ऊपर, किसी ना किसी इशू के ऊपर कर रहे होते हैं, तो उसने फिनोमेना से उसको फिनोमेनोलॉजिकल कहा हुआ है। तो इधर उसको वो कहता है कि साइंटिफिक तो ऑफ कोर्स ये भी है, क्वालिटेटिव भी है, नॉन साइंटिफिक क्वालिटेटिव भी नहीं है, लेकिन वो साइंटिफिक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ज्यादातर रिसर्चर्स जो थे वो प्रो क्वांटिटेटिव रिसर्च थे, बिकॉज दिस हैज एन ओल्डर हिस्ट्री, इसलिए उसको वो साइंटिफिक का नाम देते हैं, और इसको जो है ना उन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल कहा है कि फिनोमेना टू फिनोमेना वेरी करती है, और फिनोमेना टू फिनोमेना वेरी करती है तो फिर स्टडी डिजाइन भी अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, जो भी फिनोमेना होता है, जो भी इशू होता है, उसके अकॉर्डिंगली उस स्टडी डिजाइन से उसको एक्सप्लोर किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि कंट्राइव्ड और नेचुरलिस्टिक का क्या मतलब है। जब क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि 200 या 300 या समटाइम्स अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो और रिसोर्सेज हो तो आप अपना सैंपल साइज बड़ा भी रख लेते हैं, और वैसे तो ये एथिकल नहीं है, लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि टाइम अगर आपके पास कम है और तो आप ये करते हैं कि समटाइम्स अपने क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह करते हैं कि जो कुछ ऐसे लोग ऑफ कोर्स जिनको नॉलेज हो और आपके कोलीग्स हो, तो आप एक करते हैं कि जैसे लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आपने फॉर एग्जांपल 300 का या 400 का आपका सैंपल साइज है, और आप किसी हॉस्पिटल के अंदर या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करें, और लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च करें, 2-3 हॉस्पिटल्स के अंदर आप रिसर्च करें, और आपके एक कोलीग है 2 हॉस्पिटल्स के अंदर, और बिकॉज आपके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है तो आप अपने किसी कोलीग को ये कह देते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो शिफा में डेटा कलेक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपको ये 100 जो क्वेश्चनर्स मैं आपको दे देती हूँ, और आप होली फैमिली में ये डेटा कलेक्ट ये क्वेश्चनर्स फिल करा लेना, और एक और आपके कोलीग है वो जो है वो बेनजीर हॉस्पिटल में, तो आप उनको दे देते हैं, कहते हैं ये 100 है, तो आप ये जो है बेनजीर हॉस्पिटल में आप क्वेश्चनर्स ये फिल करा लें, 50 जो है वो आप पिम्स में दे देते हैं अपने किसी कोलीग को। लेकिन ये जहन में रखना है कि जो कोलीग है वो बिल्कुल अनअवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है आपको उसको बिल्कुल आइडिया नहीं, ऑफ कोर्स ही और शी इज ऑन बोर्ड विद यू, ही और शी नोज कि क्या है, वो वहां बैठ के वो सिमिलर आई वुड से कि सिमिलर बैकग्राउंड का है जैसे आप हैं, उसको आपकी रिसर्च का पता है, वो वहां बैठ के उनसे क्वेश्चनर्स उनके साथ फिल कराता है, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज वगैरह उसी तरह सॉल्व करता है जिस तरह की आप मतलब आपने उनको प्रॉपरली एजुकेट किया है, उनको बताया है जो आपके कलीग्स हैं जिनको आपने क्वेश्चनर्स दिए। ठीक है, तो कंट्राइव्ड का मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने एक ही जगह पे बैठ के, या एट टाइम्स ये भी होता है कि आप वो एक ये भी तरीका हो सकता है और एक ये भी हो सकता है कि आप डॉक्टर्स को, यानी आपने डॉक्टर्स पे फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी है और आप उनको अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल टाइम नहीं हो, ऑल्दो कि दिस इज नॉट वेरी मच एथिकल, तरीका तो ये है, जो प्रॉपर रिसर्च करने का तरीका तो ये है कि आप बैठ के एक एक रिस्पोंडेंट से खुद डेटा कलेक्ट करवाएं और उनकी जो क्वेरीज हो वो वहां पर उनकी सॉल्व करें। लेकिन समटाइम्स आप उनको दे देते हैं कि जी आप खुद ये फिल करके हमें दे दें, और समटाइम्स ये है कि आप उनको दे देते हैं, आपके कोलीग्स भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं एंड दे आर अवेयर, वो पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, तो आप उनको बांट आते हैं और आप उनको दे आते हैं कि जी आप ये फिल कर दें, और वो ले जाते हैं, और या तो वो हॉस्पिटल में ही उनको फिल कर लेते हैं या वो घर जाके फिल करके क्वेश्चनर्स और आपको, सो दे डोंट नेसेसरीली हैव टू बी इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट कि जहां पर आप मौजूद हैं और वहां बैठ के उनको वो क्वेश्चनर्स फिल नहीं करने पड़े। बट इन कंट्रास्ट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वहां पर आपको और आपका जो रिस्पोंडेंट है दे हैव टू बी इन देयर नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट।
नाउ व्हाट इज दिस नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट? नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने आपके कोई रिस्पोंडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, या आपके कोई रिस्पोंडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ये कोई डोमेस्टिक अब्यूज की खवातीन हैं, या आपके कोई रिस्पोंडेंट्स हैं जो मेंटली चैलेंज्ड, नहीं मेंटली चैलेंज तो नहीं, फॉर आपके फॉर एग्जांपल कोई रिस्पोंडेंट्स हैं जो मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, या आपके कोई रिस्पोंडेंट्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, या आपके कोई रिस्पोंडेंट्स हैं जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स रहे हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ से इनसे डेटा कलेक्ट करना है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च इनके ऊपर करनी है तो जहां पर ये बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो फिर रिहैब सेंटर है, चाहे वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फिजिकल थेरेपी या मेंटल थेरेपी के लिए रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में लाए हुए हैं, चाहे वो फिर आप किसी ट्रांसजेंडर्स को किसी भी एनवायरनमेंट में उनकी कम्युनिटी के अंदर उनको इंटरव्यू करना आपने, या आपने डोमेस्टिक अब्यूज की खवातीन हैं जो कि किसी वेलफेयर होम या किसी शेल्टर होम में रहती हैं, आपको उनका इंटरव्यू उसी जगह पे उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर करना है। इसलिए व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आपने उनसे सिर्फ हाँ ना के सवाल नहीं करने, आपको उनको इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है। एंड अनटिल एंड अनलेस वो अपनी नेचुरल उस हैबिटेट के अंदर नहीं होंगे, दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जब तक वो सिमिलर एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होंगे जिसके अंदर वो रहकर वो बात कर सकते हैं, जो उन्होंने फील किया, जिसमें से वो गुजरे, और जो सारा उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको वो डेटा उस तरीके से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है, इन डिटेल आपने उनका डेटा कलेक्ट करना है। Until and unless आपका रिस्पोंडेंट खुद आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता that I do not want to sit in this environment and take the interview, आप वहीं बैठकर उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। You got my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is called the naturalistic environment. Okay. Then the next difference is कि जो quantitative research है that is the deductive, और inductive जो है वो होती है qualitative। Deductive का क्या मतलब है कि आपने देखा कि आपने डिफरेंट जो अप्लाइड एपी बायो थी उसमें आपने देखा कि आपका डेटा आपने डेटा सेट्स लिए, तो आपका कैटेगोरिकल डेटा था या कंटिन्यूस डेटा था, उसके हिसाब से आपने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला या फ्रीक्वेंसीज परसेंटेजेस निकाली, उधर से आपने जो है वो काई स्क्वायर लगाया, या उधर से आपने टी टेस्ट लगाया, या फिर आपने रिग्रेशन लगाया, कोरिलेशन लगाया और रिग्रेशन लगाया उधर आपने, या फिर आपने उधर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिया या आपने उधर वो तो क्वांटिटेटिव था तो आपने एनोवा लगाया, या इट ऑल। तो आपको एक प्री फॉर्म्ड टेम्पलेट मिला हुआ है कि आपका अगर डेटा सेट इस तरह का है तो आपने उसके अंदर फिल इन करके अपनी जो थ्योरी है बस उसको टेस्ट कर लेना है। यानी कि आपको पता है, आपके पास एक रोड मैप ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपका अगर डेटा इस तरह का है तो आपको ये करना है। लेकिन एज कंपेयर टू दैट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वहां पर आपको टेस्ट नहीं करना, वहां आपको जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ हमने ये बात की है कि यहाँ यस और नो की बात नहीं हो रही, इधर तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। इवन बिलोंगिंग टू सिमिलर एनवायरनमेंट लोग डिफरेंट तरीके से जवाब देते हैं, और आपने हर इंडिविजुअल को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लेना है। तो इधर आप थ्योरी को टेस्ट नहीं कर रहे, इधर आप थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं, इधर आप थ्योरीज को जनरेट कर रहे हैं। और थ्योरी बाय द वे क्या होती है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे कि थ्योरी होती क्या है, व्हाट इज अ थ्योरी, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। सो इधर आप टेस्ट करते हैं, आखिर में टेस्ट कैसे थ्योरी होती है कि जब आप पी वैल्यू से कंपेयर करते हैं और पी वैल्यू लेस देन 0.05 एंड मोर देन 0.05 होती है तो वो आपकी थ्योरी टेस्ट हो जाती है, और आप प्रपोज कर देते हैं, यू टेस्ट द प्रपोज थ्योरी के सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और इधर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप थ्योरीज को जनरेट कर रहे होते हैं, यू डेवलपिंग फ्रॉम द स्क्रैच आप जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इधर स्टेटिस्टिक्स नहीं होते, इधर फिगर्स नहीं होते, ठीक है जी। ओके, एज फार एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, यहाँ पर हम
रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। ऑफ कोर्स इधर आप ओपन एपी होती है, आप पुरानी रिसर्चेस पुरानी मतलब कि पहले हुई भी रिसर्चेस अपने टॉपिक से रिलेटेड आप रिसर्चेस देखते हैं, आप लिटरेचर सर्च करते हैं अपने एरिया में, अपने रीजन के अंदर आप रिसर्चेस देखते हैं, कोई हुई भी हो उसके अंदर से आप प्रेवलेंस निकालते हैं और उसको फिर आप ओपन एपी के अंदर डालते हैं फॉर्मूला के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी डिजाइन के वो क्या है, और उसके अंदर डाल के आप फॉर्मूला आपको ओपन एपी जो है वो आपको आपका सैंपल साइज निकाल के दे देता है। और फिर हम ये कहते हैं कि आपका जो सैंपल था इट वाज सिलेक्टेड इन अ मैनर दैट इस तरह हुआ कि रिजल्ट्स कुड बी जनरलाइज्ड टू द होल पॉपुलेशन, कि एवरी वो किस तरह होता है कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव था और सैम्पलिंग भी आपने इस तरह की थी कि आपने मतलब वो आपकी रैंडम या जो भी वो आपने सैम्पलिंग वो इट ऑल वो डिपेंड्स कि आपने फिर किस तरह की सैम्पलिंग की, लेकिन आपका जनरलाइजेबिलिटी हो सके। ज्यादातर आपका जो पर्पस होता है ये होता है कि आपने इस तरह का सैंपल लिया कि आप जनरलाइज कर सके अपने रिजल्ट्स को ज्यादा बिगर पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन एज फार एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, यहाँ पर जनरलाइजेबिलिटी आपका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता, क्योंकि इधर सैंपल छोटा होता है। सैंपल छोटा क्यों होता है कि उधर आपका एक क्वेश्चनेयर फिल करने में 10 से 12 मिनट मैक्सिमम लग जाते हैं, क्योंकि आपने हाँ ना के सवाल है, हाँ है या ना है, टू सम एक्सटेंट, टू ग्रेटर एक्सटेंट, फुली satisfied to some extent, greater, neutral, disagree, fully disagree, fully totally disagree। ये सवाल आप फिल करने में कितनी देर लगती है? 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चनेयर मिला। as far as the qualitative research is concerned, अगर आप एक अच्छा क्वालिटेटिव इंटरव्यू करते हैं तो आप एक इंटरव्यू करने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो 1 घंटे का जब आपने इंटरव्यू करना है तो लॉजिक ये कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 7-8 इंटरव्यू से ज्यादा नहीं कर सकते। आप इस लेवल के ऊपर जहां हम रिसर्च सीख रहे हैं, आप रिसर्च सीख रहे हैं किसी भी स्टडी डिजाइन को लेके, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की स्टडी डिजाइन हम पढ़ेंगे, आप 6-7 से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स का डेटा कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमने सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करना होता, हमने उस डेटा को कलेक्ट करके ला के उसका एनालिसिस भी करना होता है, और वो एक काफी टीडियस काम होता है। एक डेटा को, एक क्वालिटेटिव जो इंटरव्यू होता है उसको एनालाइज करने में 1 हफ्ता लग जाता है कम से कम अगर आप अच्छे तरीके से करें तो। 1 घंटे का इंटरव्यू है, पहले लाएंगे उसको, रिकॉर्ड किया हुआ उसको लाएंगे, उसको सुनेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें तकरीबन 5-6 दिन लग जाते हैं। और लॉजिक ये कहती है कि एक इंटरव्यू में अगर 7 दिन लग गए तो 7-8 इंटरव्यूज में 7 मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर आपने वहां पर 200-300 रिस्पॉन्डेंट्स हैं तो आप 6-7-8, और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि हम डेटा तब तक कलेक्ट करते हैं जब सैचुरेशन अचीव हो जाती है। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो आपने इंटरव्यू गाइड बनाई होती है उसमें जब आप अपने पहले रिस्पॉन्डेंट से सवाल करते हैं, फिर दूसरे से करते हैं, तीसरे से करते हैं, तो फिर आप देखना ये शुरू करते हैं कि तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे रिस्पॉन्डेंट के ऊपर मोर और लेस सवालों के जो जवाब होते हैं रिस्पॉन्डेंट्स के, वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, कि वो तकरीबन आपके रिस्पॉन्डेंट जवाब मिलते जुलते जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो आप एहतियातन एक आध और रिस्पॉन्डेंट को लेके इंटरव्यू करके अपनी इंटरव्यू बंद कर देते हैं, और आप अपनी रिसर्च में ये लिखते हैं कि 7 to 8 इंटरव्यूज वर कंडक्टेड एंड डेटा कलेक्शन वाज स्टॉप्ड बिकॉज सैचुरेशन वाज अचीव्ड। सैचुरेशन का क्या मतलब हुआ कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च को समझने वाले लोग हैं वो ये समझ जाएंगे कि आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उनके आंसर्स रिपीट होने शुरू हो गए, इसलिए आपने अपनी डेटा कलेक्शन वहां पर रोक दी थी। ठीक हो गया? सो इसलिए आप अपना एक तो स्मॉल सैंपल रखते हैं। क्यों? नंबर 1, एक तो जनरलाइजेबिलिटी आपका पर्पस नहीं है। जनरलाइजेबिलिटी आपका पर्पस क्यों नहीं है? एक, इसलिए कि नो टू पीपल आर अलाइक। आप ये नहीं चाहते कि इसका रिजल्ट उस पे जनरलाइज हो सके और दूसरे का तीसरे पे जनरलाइज हो सके और तीसरे का चौथे पे जनरलाइज हो सके। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा ये कि एक इंटरव्यू करने में 1 घंटा लगता है, उसको एनालाइज करने में 6-7 दिन लगते हैं। आप इस लेवल के ऊपर रिसर्च सीख रहे हैं, आप अकेले रिसर्च करेंगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल की रिसर्च कर सकें। ये सारा रैशनल है कि आप इतनी छोटे लेवल की ही रिसर्च करेंगे विद अ स्मॉलर सैंपल साइज। ये बात मेरी आपको समझ आ गई?
जब आपको कोई पूछे कि जी आपने सिर्फ 7-8 लोगों का लेकर डेटा कलेक्ट किया, तो रैशनल आप क्या देंगे कि जी मैं 7-8 का इसलिए बिकॉज एक तो मेरे पास टाइम नहीं, रिसोर्सेज नहीं, दूसरा सैचुरेशन अचीव हो गई थी, तीसरा ये कि मैं अकेला डेटा कलेक्टर हूँ, अकेला रिसर्चर हूँ, तीसरा ये कि ये 3-4 चीजें जो हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, सैचुरेशन का अचीव होना, मेरा अकेला रिसर्चर होना, और इसके बाद मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें इनफ है बताने के लिए कि और दूसरा जनरलाइजेबिलिटी मेरा मकसद नहीं है, जनरलाइजेबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च का मकसद नहीं होता, we do not compare one respondent with the other respondent, ठीक हो गया। और आप किस किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं वो मैं खैर आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर तो आप क्वेश्चनर से करते हैं, यहाँ पर आप इंटरव्यू गाइड के थ्रू कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे अलग सेपरेट लेक्चर है हमारा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के किस किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, इंशाल्लाह वो हम 1 by 1 सारे पढ़ेंगे। जनरलाइजेबिलिटी वाली बात हमने कर ली है, और दिस फिनिशेस टुडेज लेक्चर। मैं यहाँ पर रोकूंगी, कोई चीज आप पूछना चाहें, कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं, तो मुझे बताएं, वरना आज का लेक्चर एज फार एज माय साइड इज कंसर्न आई एम डन। इससे आगे जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें शुरू हो रही हैं, और वो मैं आज बिल्कुल भी आपको नहीं कराऊंगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी एनीथिंग मैम क्लियर है सब क्लियर हो